प्यारे दोस्तों, आज हम आपको शहजादी महापारा और अजीब घोड़े और बोलने वाले परिंदे का वाकया सुनाने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे गुजारिश है, इसे आखिर तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पुराने ज़माने की बात है। अजीज़ और शरीफ नाम के दो भाई थे। अजीज़ की उम्र 13 साल की थी और वह अपने छोटे भाई शरीफ से 2 साल बड़ा था। इनका बाप शाही महल में दरबान की हैसियत से मुलाजिम था, मगर अभी चंद दिन हुए वह अचानक ही बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से उसे नौकरी से निकालकर उसकी जगह दूसरा आदमी रख लिया गया। इनके बाप की नौकरी छूटी तो चंद दिनों तक जमाशुदा पूंजी से घर का खर्च चलता रहा, मगर जमा की हुई रकम भी जल्दी खत्म हो गई और घर में फाकोट आ गई। अजीज ने बड़ी कोशिशों के बाद एक जगह मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, मगर यहां उसे पैसे बहुत कम मिलते थे। इन पैसों में या तो खाने पकाने की चीजें ही आ सकती थीं या फिर बाप की दवा वगैरह। उनके बाप ने यह हालत देखी तो उसने फैसला कर लिया कि घोड़े का वजूद छू के इस घर में बेकार है, लिहाजा इसको फरोख्त कर दिया जाए। उसका ख्याल था कि वह इस रकम से अपना इलाज करवाएगा ताकि दोबारा सेहतयाब नौकरी के काबिल हो सके और घर के हालात भी ठीक हो जाएं। उसके इस फैसले ने अजीज और शरीफ को बेहद गमगीन तो कर दिया था, मगर उन्होंने जबान से इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं निकाला। चुपचाप बाप के फैसले पर सर झुका दिया। जब वह दोनों जानवरों की मंडी के करीब पहुंच गए तो अजीज एक जगह रुक गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने जल्दी से कहा, रुको शरीफ, रुको, मेरे जहन में एक बड़ी अच्छी तजवीज आई है। उसकी बात सुनकर शरीफ रुक गया और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। अजीज बोला, देख, हम सदा गरीब तो रहेंगे नहीं, एक दिन हमारे पास भी बेहद दौलत होगी भाई। अजीज, तुम तो देव और परियों के ख्वाब देखते हो। आज एक ऐसी उल्टी छलांग लगाई है कि अमीर बनने की सोचने लगे। उसने कहा, लेकिन इस वक्त तो मैं यह कह रहा हूं कि हम जिस किसी को भी अपना चुनकी बेचेंगे, थोड़े दिनों के बाद उसकी रकम वापस देकर दोबारा चुनकी को हासिल कर लेंगे। दोस्तों, चुनकी उनके घोड़े का नाम था, इसीलिए जहां कहीं भी हम चुनकी बोले तो आप समझ जाना कि घोड़े की बात हो रही है। उसने कहा, मगर अजीज भाई, यह भी तो सोचो, अगर अल्लाह के फजल करम से हम इतने पैसे वाले बन भी गए कि चुनकी की कीमत अदा कर सके तो हम उसको कहां तलाश करेंगे? हो सकता है इसके नए मालिक से हमारी फिर कभी मुलाकात ही ना हो। उसकी तो तू फिक्र मत कर। अगर तूने हिम्मत ना हारी तो यह काम भी आसान हो जाएगा। और मेरी फिक्र तुम मत करो, मैं तुमसे गोलियां तो हारता नहीं, हिम्मत भला कैसे हार जाऊंगा? शरीफ हंसकर बोला, तो क्या तू उस आदमी का तकब नहीं करेगा जिसके हाथ हम अपने चुनकी को फरोख्त करेंगे। तेरा काम सिर्फ इतना होगा कि तू उस आदमी का घर देख ले, फिर मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ रकम जमा कर लूंगा और चंद ही हफ्तों बाद हमारा चुनकी हमारे दरवाजे पर खड़ा हिन हिना रहा होगा। उसे चुनकी से बहुत प्यार था, इसलिए वह वहां से टला नहीं था। वह एक लंबा चक्कर काटकर मंडी में दाखिल हुआ और भूसे के एक ढेर के पीछे छुपकर अजीज को देखने लगा, जो चुनकी की लगाम थामे किसी गाहक के इंतजार में खड़ा था। शरीफ को अपने भाई की तजवीज बहुत पसंद आई थी और उसने इरादा कर लिया था कि उस शख्स का ठिकाना जरूर मालूम कर लेगा जो चुनकी को खरीदेगा, ताकि जब इनके पास पैसे जमा हो जाए तो दोबारा चुनकी को हासिल कर सक। उसे भूसे के ढेर के पीछे छुपे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अजीज के पास एक नौजवान आया। वह लंबा चौड़ा और बेहद खूबसूरत था, बल्कि किसी मुल्क का शहजादा दिखाई देता था। वह घोड़े को थपथपाते हुए अजीज से उसके मुतालिक बातचीत करने लगा। फिर इसने अपने लिबादे की जेब से अशर्फियां की एक थैली निकाली और अजीज को थमा कर घोड़ा उससे ले लिया। अशर्फियां से भरी थैली पाकर अजीज की तो बत्ती सी खुल गई। बेहतरीन से बेहतरीन घोड़ा भी 101 अशर्फियां में बड़े मजे से आ जाता था, मगर थैली में पूरी 100 शर्फ थी। वह चुनकी की मोहब्बत को भूलकर अशर्फियां की थैली बगैर एल में दबाकर सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। अशर्फियां देखकर तो भाई अजीज खुशी से बेहाल हो गए हैं। मैं तो समझ रहा था कि वह चुनकी को अपने से जुदा करके बहुत रंजीदा होंगे, उससे आखिरी बार गले मिलकर दहाड़े मार मार कर रोएंगे, मगर बजाय आंसू बहाने के उन्होंने तो खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ लगा दी। शरीफ ने बड़े अफसोस से सोचा, वह खूबसूरत नौजवान जिसने घोड़ा खरीदा था, वह घोड़े की लगाम पकड़कर एक तरफ को रवाना हो गया और ऐसा लगता था कि उसको कहीं करीब ही जाना है।
इसीलिए वह घोड़े पर सवार होने के बजाय पैदल ही चल पड़ा। शरीफ भूसे के ढेर के पीछे से निकला और नौजवान के पीछे चल दिया। वह लोग कुछ ही दूर गए होंगे कि वहां पर एक सराय आ गई। नौजवान ने चुनकी को सराय के एक मुलाजिम के हवाले किया और खुद सराय के अंदर दाखिल हो गया। शरीफ एक जगह ठहर कर सोचने लगा कि यह नौजवान तो शायद किसी दूसरी जगह का रहने वाला है और अब वापस जाएगा। वह सराय में शायद अपना सामान लेने गया होगा। यह सोचकर उसका दिल डूबने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ ही देर बाद वह नौजवान सराय से निकला। उसके हाथों में चमड़े का एक खूबसूरत थैला था। इतनी देर में सराय का मुलाजिम घोड़े को उसके करीब ले आया। नौजवान ने सराय के मुलाजिम के हाथ पर एक अशर्फी रखी और उससे घोड़ा लेकर उस पर सवार होकर तेजी से एक तरफ को रवाना हो गया। शरीफ भागकर इस मुलाजिम के पास पहुंचा जिसकी हथेली पर नौजवान की दी हुई अशर्फी रखी थी। वो मसर्रत भरे अंदाज में अशर्फी को देख रहा था। शरीफ ने उससे कहा, भाई, ये नौजवान कहाँ का रहने वाला था? सराय के मुलाजिम ने जल्दी से मुट्ठी बंद कर ली और शरीफ को गौर से देखकर बोला, क्यों बे छोकरे, मैं तुझे यह क्यों बताऊं कि वह हमारे पड़ोसी मुल्क का एक ताजिर का बेटा है और वह ताजिर शहर सोना चांदी में रहता है, और वह नौजवान जिसका नाम खुर्रम है वापस अपने शहर गया है। नहीं बताते हो तो ना बताओ, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। वैसे भाई एक बात जरूर है, शहर सोना चांदी की अंजीर बड़ी लाजवाब होती हैं। तुमने तो क्या, तुम्हारे बाप ने भी ऐसी अंजीर नहीं खाई होगी? शरीफ ने बड़ी संजीदगी से कहा। हाँ लड़के, बात तो सही है। मेरे बाप ने तो नहीं, मगर मेरे दादा ने वो अंजीर जरूर खाई थी। वो उनकी बेहद तारीफें करते थे। क्या तुम शहर सोना चांदी का चक्कर लगाओगे? सराय के मुलाजिम ने पूछा। वहां तो मुझे एक बेहद जरूरी काम है। शरीफ ने सर हिलाकर कहा। तो फिर मेरे लिए वह अंजीर जरूर लेते आना। उस सराय के मुलाजिम ने खुशामदा अंदाज में कहा। लो तुम यह अशर्फी रख लो, इस अशर्फी की तो काफी अंजीर आ जाएंगी। मेरा नाम खालिद है। शरीफ ने उससे अशर्फी ले ली और उसे सलाम करके वहां से चल दिया। उसे बड़ी तेज भूख लग रही थी। एक भटियारी के तंदूर के आगे बैठकर इसने गर्म गर्म रोटियों और मूली की भुजियां खाई। खाना खाकर जब इसने भटियारी को वह अशर्फी दी जो उसे खालिद ने दी थी, तो भटियारा चौंक गया। अचानक भरी मुस्कुराहट से बोला, मैं तो समझा था कि तुम कोई गरीब लड़के हो गए। मैं शर्मिंदा हूं कि तुम्हारी खिदमत में मूली की भुजिया के अलावा कुछ और पेश नहीं कर सका। मछली तली थी, वह खत्म हो गई, और तुम तो यह जानते हो कि आजकल गोश्त का नाजा है। शरीफ कुछ नहीं बोला। उससे बकिया, कमली और वहां से चल पड़ा। वह घर तो जाना नहीं चाहता था। इसने अपने दिल में अहद कर लिया था कि बगैर चुनकी को लिए वह घर में कद सुर्ख हो रही थी। शरीफ को अपने बाग में सोता देखकर इसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। इसने एक ठोकर मारकर शरी को जगाया और बोला, क्यों बे, ये तेरे बाप का बाग है। शरीफ उठकर बैठ गया और आंखें मलक उसे बड़े गौर से देखने लगा, और फिर खौफजदा होकर वहां से भागने का इरादा किया ही था कि उस आदमी ने उसे झपट कर दबोच लिया। शरीफ मारे खौफ के थर थर कांपने लगा। जाता कहाँ है बे, अब तू मेरी कैद में है, इस आदमी ने दांत पीस कर कहा। शरीफ डर के मारे रोने लगा। उस आदमी ने एक कहका लगाया और शरीफ को कान से पकड़कर अपने मकान में ले गया, जो बाग के अंदर ही बना हुआ था। मकान के अंदर 3 आदमी और भी थे। उस आदमी ने शरीफ को जोर से धक्का दिया। शरीफ सामने वाली दीवार से टकराते टकराते बचा। वह जल्दी से संभल गया और हाथ जोड़कर बोला, ए आदम खोर देव, मुझे माफ कर दे। अबे, मैं तुझे देव नजर आता हूं, उस आदमी ने दहाड़ कर कहा। भाई, अजीज ने मुझे बताया था कि उन्होंने रात को जो ख्वाब में देव देखा था वो सुर्ख सुर्ख आंखों वाला था और उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें थीं। वैसे क्या आप मेरी हिम्मत की दाद नहीं देंगे कि मैं अभी सिर्फ 11 साल का हूं और आपको देखकर मरना तो दूर की बात, में बेहोश तक नहीं हुआ। अबे मुर्गी के अंडे में देव नहीं हूं। मेरा नाम मंगू डाकू है, मगर आपने कहक तो देव जैसा लगाया था। शरीफ कुछ उलझ कर बोला। मंगू डाकू आग बबूला हो गया और बोला, देव तो तेरे बाप ने भी नहीं देखा होगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तूने ये देव देव की रट क्यों लगा रखी है। अगर तूने अब देव का नाम लिया तो ऐसा झापड़ मारूंगा कि तुम्हारी गर्दन तोते की तरफ फिर जाएगी। फिर मंगू डाकू अपने एक और साथी की तरफ मुड़ा और उससे बोला, इसको भी महापारा के साथ बंद कर दो, इसको भी उसके साथ ही बेच देना। उसका हुक्म पाते ही उसके साथियों ने शरीफ को बाजू से पकड़ा और एक तहखाने में बंद कराया।
तहखाने में मोमबत्ती जल रही थी। शरीफ ने मोमबत्ती की रोशनी में एक निहायत हसीनो जमील लड़की को देखा, जो कि 16 से 17 साल की होगी। वह हैरत से शरीफ को देखने लगी और फिर उसने पूछा, लड़के, तुम कौन हो? जी, मैं शरीफ हूं जनाब। दोस्त मोहम्मद का बेटा अजीज मेरा बड़ा भाई है। अम्मी का नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं, क्योंकि हमारे अब्बा कभी तो उन्हें शरीफ की माँ कहकर बुलाते और कभी अजीज की माँ। शरीफ ने शर्मा कर कहा। लड़की हंस पड़ी, फिर चौंक कर बोली, मगर तुम मंगू डाकू के हत्थे कैसे चढ़ गए? मुझे नींद आ रही थी, मैं उसके बाग में सो गया। वो नाराज हो गया और मुझे पकड़कर यहां बंद कर दिया। मगर यह बताएं कि आप कौन हैं? मैं महापारा हूं। जब से मैंने होश संभाला है, खुद को मंगू डाकू के कब्जे में ही पाया है। उससे पहले वह मुझसे अपने घर के साथ काम करवाता था। अब वह मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मैंने इनकार कर दिया है। मेरे इनकार से मुस्त होकर उसने मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया है। अब वह मुझे कनीज बना आकर शहर सोना चांदी में किसी रईस आदमी के हाथ बेच देगा। शहर सोना चांदी का नाम सुनकर शरीफ बुरी तरह चौंक पड़ा। महापारा उदास होकर बोली, ना जाने मेरे माँ बाप कौन होंगे। शरीफ बोला, मंगू डाकू तो मुझे भी फरोख्त करने का कह रहा था। बहुत कमीना है महापारा। शरीफ को प्यार करते हुए बोली, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी याद में कितना तड़प रही होंगी। खैर, ये बात तो नहीं है बहन। महापारा अम्मी सिर्फ उस वक्त तड़पती हैं जब उनके सर में दर्द होता है। शरीफ ने बड़े भोलेपन से कहा। शरीफ की बात सुनकर महापारा मुस्कुराने लगी, फिर एकदम परेशान होकर बोली, अगर मंगू डाकू ने तुम्हें भी मेरे साथ बेच दिया तो फिर शायद तुम कभी भी अपने घर का मुंह नहीं देख सकोगे। क्या घर का भी मुंह होता है? शरीफ ने ताज्जुब से पूछा। मैंने तो कभी घर का मुंह नहीं देखा। मेरा मतलब था कि तुम कभी अपने घर वापस नहीं जा सकोगे। महापारा ने मुस्कुराकर अपनी बात की वजाहत की। शहर सोना चांदी जाना मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी। महापारा ने हैरत से पूछा, क्यों? शरीफ बोला, वहां मेरा दोस्त चुनकी गया है। महापारा बोली, यह चुनकी साहब क्या चीन के कोई आदमी है? चुनकी चीन का आदमी नहीं, एक चीनी घोड़ा है। हमारे मामू किसी काम से चीन गए थे, वहां से यह घोड़ा लाए थे। उस वक्त वह बहुत छोटा सा था। मैंने और अजीज भाई ने उसे पाल लिया, और जब वह बड़ा हो गया तो हम दोनों इस पर खूब सवारी करते थे। फिर ऐसा हुआ कि हमारे अब्बा बीमार हो गए। उस बीमारी की वजह से उनकी नौकरी भी छूट गई। घर का खर्च चलाने और अब्बा की दवा वगैरह लेने के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अब्बा ने उसे बेच देने का फैसला कर लिया। मैंने और भाई अजीज ने यह सोचा कि जो आदमी को चुनकी को खरीदेगा, हम उसका पीछा करके उसके घर का पता मालूम कर लेंगे। फिर कुछ अरसे के बाद जब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो अपना चुनकी उससे दोबारा खरीद लेंगे। भाई अजीज ने मंडी में चुनकी का सौदा एक नौजवान से कर दिया। वह नौजवान बहुत अमीर था। अब मुझे यह मालूम हुआ है कि वह शहर सोना चांदी के किसी ताजिर का बेटा है और उसका नाम खुर्रम है। तुम्हारी कहानी तो बेहद अजीबोगरीब है। महापारा मुतासिर होकर बोली, ऐसा मालूम देता है कि तुमको अपनी चुनकी से बहुत प्यार है। महापारा की बात सुनकर शरी का दिल भर आया। बड़ी जज्बाती आवाज में बोला, बहन महापारा, अगर आप चुनकी के हिनहिनाना की आवाज सुन ले तो मरे हैरत के दांतों तले उंगलियां दबा लेती। बस ऐसा ही मालूम होता है कि जैसे दूर कहीं नकरा आई घंटियां होले होले बज उठी हों। मुझे यकीन है कि वह घोड़ा जरूर इतनी ही खूबियों का मालिक होगा। जब भी तो तुम इसके लिए इतने परेशान हो रहे हो और इतनी मुसीबतें भी उठा रहे हो। इसके एक दिन बाद उनके पास मंगू डाकू आता है और महापारा से शादी के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देती है। तो मंगू डाकू अपने साथियों के साथ वहां पर दोबारा आता है। उसने अपने एक साथी से कहा, यह लड़की बहुत बदजुबान है, इसे तो अभी शहर सोना चांदी ले जा और उसे किसी ऐसे जालिम शख्स के हवाले कर दे जो इससे दिन भर अपने घर का काम करवाए। खाने को रूखी सुखी और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े दे, फिर जाकर इसके होश ठिकाने आएंगे। मगर इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है? हम इसे अपने शहर में ही फरोख्त ना कर दें। उसके साथी ने कहा। मंगू बोला, यह हमारे ठिकाने से भी वाकिफ है और हमारे तमाम राज्यों को भी जानती है। अगर इसने तमाम बातें बादशाह से जाकर कह दी तो वह हमारे पीछे सिपाहियों को लगा देगा। यह हमसे जितनी दूर चली जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर है। और इस लड़के का क्या करूं? क्या इसे भी बेचना होगा? उसके साथी ने सवाल किया। मंगू, डाकू ने सर हिलाकर कहा, हाँ, इस मुर्गी के अंडे को भी बेच देना, कुछ पैसे तो इसके भी मिल जाएंगे।
मंगू डाकू के साथ ही हंसने लगे। शरीफ गुस्से में बोला, मैंने लिहाज में अपनी जुबान बंद कर रखी है, मगर तुम तो सर पर ही चढ़े जा रहे हो। तुमने मुझे दूसरी मर्तबा मुर्गी का अंडा कहाँ है? मगर मैं कसम खाकर कहता हूं, अगर मुर्गी के अंडे पर यह नौकी मुझे लगा दी जाए तो वह बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का लगेगा मंगू। डाकू शरीफ की बात सुनकर नाराज हो गया। उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि शरीफ चीख मारकर जोर जोर से रोने लगा। महापारा आगे बढ़कर बोली, मंगू डाकू, कुछ तो शर्म करो, इतने बड़े होकर इस छोटे से लड़के को मारते हो। मंगू का साथी बोला, हमें वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, इस लड़के के रोने धोने में कुछ और वक्त जाया हो जाएगा। बाहर बगी तैयार खड़ी है, महापारा इस लड़के को लेकर उसमें बैठ जाओ। महापारा ने शरीफ के आंसू पोंछे। शरीफ ने रोना बंद कर दिया और खामोशी से महापारा का हाथ पकड़कर तहखाने से बाहर निकल आया। वह दोनों बाहर खड़ी बग्घी में बैठ गए। मंगू डाकू का साथी उनके पास ही बैठा था। थोड़ी देर के बाद बग्घी चल पड़ी और चलते चलते वह लोग शहर सोना चांदी में दाखिल हो गए। इस शहर का नाम सोना चांदी इसलिए था क्योंकि यहाँ जो बादशाह हुकूमत करता था उसका नाम सोना था और जो बादशाह की बीवी थी उसका नाम चांदी था। इसीलिए उनकी याद में इस शहर का नाम सोना चांदी रख दिया गया था। खैर, वह डाकू सोना चांदी मुल्क में पहुंचकर शरीफ और महापारा को लेकर मंडी में खड़ा हो गया, जहां पर गुलामों की बोली लगाई जा रही थी। एक 60 या 65 साल के आदमी ने महापारा को 1 लाख अशर्फियां देकर खरीद लिया। महापारा बेहद हैरान थी कि इस बूढ़े ने उसे खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम दे दी। डाकू ने बूढ़े रईस से कहा, जनाब, इस कनीज की खरीदारी पर मैं इस लड़के को आपकी खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश करता हूं। यह भी घर के छोटे मोटे काम में हाथ बंटा दिया करेगा। बूढ़े रईस ने शफकत से शरीफ के सर पर हाथ फेरा और महापारा भी खुश हो गई। उसे शरीफ से बहुत मोहब्बत हो गई थी। वह तो यह समझ रही थी कि शरीफ उससे जुदा हो जाएगा, मगर अब वह उसके साथ ही था। इसके बाद वह बूढ़ा अमीर इंसान महापारा और शरीफ को लेकर चला गया। डाकू उनको जाता हुआ देख रहा था कि उसके पास एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसने डाकू का शाना हिलाकर उसे अपनी तरफ अहम तवज्जो किया। डाकू मुड़कर उसे देखने लगा। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। आज से 14 साल पहले तुमने और तुम्हारे साथियों ने काफिले को लूटा था और तुम्हारे सरदार ने मेरी गोद से एक बच्ची को छीना था। डाकू घबरा गया। चारों तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरा भला डाकुओं से क्या वास्ता। बूढ़ा उसे घूरने लगा, फिर धीरे से बोला, डरो नहीं, यहां पर बहुत से सिपाही फिर रहे हैं, मगर मैं तुम्हें पकड़वा आऊंगा नहीं। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि तुमने इस बूढ़े रईस के साथ जो लड़की फरोख्त की है, क्या यह वही लड़की है जिसे लूटमार के दौरान तुम्हारे सरदार ने मुझसे छीना था? उसी वक्त शाही सिपाहियों की एक टोली आसपास का जायजा लेने के लिए उनसे कुछ दूर आकर खड़ी हो गई। डाकू ने उन पर एक नजर डाली और बेबसी से सर हिला दिया। बूढ़े ने उससे मजीद कोई बात ना की। वो चुपचाप एक तरफ को चल दिया। उधर वह बूढ़ा महापारा और शरीफ को लेकर अपनी आलीशान हवेली में पहुंचा तो महापारा उससे बोली, जनाब, आपने मुझको खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी। मैं यही कोशिश करूंगी कि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मैं आपके घर में बहुत मेहनत और दिल लगाकर काम करूंगी। बेटी, तुम गलत समझ रही हो। हमने तुम्हें इसलिए नहीं खरीदा कि तुम्हें अपने घर में कनीज बनाकर रखें। हम गुलामों की इस मंडी में कनीज खरीदने ही गए थे, क्योंकि कल हमारी 2 कनीज पानी के हौज में डूबकर चल बसी थीं। मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि तुम मेरे बेटे के लिए बिल्कुल मुनासिब रहोगी। मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे खुर्रम से करना चाहता हूं। शरीफ बूढ़े के मुंह से खुर्रम का नाम सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा और जल्दी से बोला, खा भाई के पास एक स्याह घोड़ा भी है ना? क्यों, क्या तुम हमारे बेटे को पहले से ही जानते हो? स्याह घोड़ा तो वह कल ही लेकर आया है। बूढ़े ने हैरान होकर कहा, उन्हें तो नहीं, मगर उनके घोड़े को जरूर जानता हूं। उसका नाम चुनकी है और वह पहले हमारा ही घोड़ा था, मगर बाद में उन्होंने उसे खरीद लिया था। अच्छा, तो गोया तुम अपने घोड़े से मुलाकात के लिए आए हो? बूढ़े ने हंसकर कहा। इस पर महापारा ने उसे शरीफ की तमाम दास्तान सुना दी। बूढ़ा बोला, भाई, तुम बहुत छोटे हो मगर तुम में हिम्मत बहुत है। मेरा बेटा अभी कहीं बाहर गया हुआ है, वह आ जाए तो हम तुम्हारी चुनकी से तुम्हारी मुलाकात भी करवा देंगे और उसे तुम्हारे हवाले भी कर देंगे। उसके बाद तुम फौरन अपने शहर रवाना हो जाना।
तुम्हारे घर वाले तुम्हारी गुमशुदगी से कितना परेशान हो रहे होंगे। घर से बताए बगैर कहीं जाना बहुत बुरी बात है। शरीफ ने सर झुका लिया। महापारा बूढ़े के अच्छे बाताव और खुलूस से बहुत मुतासिर थी। बूढ़ा बोला, नहीं बेटी, मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूं। अब तुम दोनों जाकर आराम करो, मैं गुलामों से कहकर रात के खाने का बंदोबस्त करता हूं। महापारा बोली, आपने मुझे बेटी कहा है तो बेटी का हक भी अदा करने दें। अब मैं ही घर के तमाम काम अंजाम दूंगी। यह कहकर महापारा वहां से उठकर खाना पकाने की इंतजामात करने चली गई। शरीफ बूढ़े से इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर बाद हाशिम का बेटा खुर्रम भी वहां आ गया। हाशिम ने इसका तारुफ शरीफ और महापारा से करवा दिया। खुर्रम महापारा की खूबसूरती को देखकर हैरत ज़दा रह गया। इतनी हसीनो जमील और नाजुक लड़की उसने अपनी जिंदगी में कभी ना देखी थी। उसको यूं अपनी तरफ देखता पाकर महापारा ने शर्मा करर सर झुका लिया। उसे भी खुर्रम बहुत पसंद आया था। खुर्रम इन दोनों से मिलकर बहुत खुश था। फिर यह सुनकर तो उसकी खुशी की कोई इम्तिहान ना रही। जब इसके बाप ने बताया कि उसकी शादी महापारा से होगी, रात के खाने के बाद वह बातें करने लगे। हाशिम को नींद आ रही थी, इसलिए वह वहां से उठकर अपने कमरे में आकर सो गया। बातों ही बातों में महापारा खुर्रम को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगी। उसकी कहानी सुनकर खुर्रम बोला, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ। काश मैं तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ सकता। मेरे ख्याल में वही मेरे अब्बा होंगे जिनकी गोद से मंगू डाकू ने मुझे छीना था। वह अब ना जाने कहाँ और किस हाल में होंगे। खुर्रम बोला, मैं कल ही शरीफ के साथ उसके शहर जाकर वहां के बादशाह से मिलकर मंगू डाकू को गिरफ्तार करा दूंगा। खुर्रम को शरीफ की दास्तान भी मालूम हो गई थी। इसने शरीफ से कहा कि मेरा घोड़ा बीमार होकर मर गया था, इसलिए तुम्हारा घोड़ा खरीदने की नौबत आ गई थी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा चुनकी तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैं तुम्हें हिफाजत घर भी छोड़ाऊंगा और उन डाकुओं को भी गिरफ्तार करवा दूंगा। इन्हीं बातों में काफी रात गुजर गई। तीनों को भी नींद आने लगी थी। वैसे भी महापारा और शरीफ दिन भर के थके हुए थे। वह बातें खत्म करके सोने के लिए चले गए। उधर वह बूढ़ा जिसके हाथ से डाकुओं ने महापारा को छीना था, उसका नाम रोशन था और वह एक अमीर आदमी के घर नौकरी कर रहा था। उसके मालिक का नाम परवेज था। वह नौजवान था। क्योंकि उसके बाप का काल अभी हाल ही में हुआ था, इसलिए परवेज को अपने बाप की तमाम जायदाद और दौलत मिल गई थी। वह एक ओबा नौजवान था। अपने बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत को वह दोनों हाथों से लुटा रहा था। उसके करीब हर वक्त उसके खुशामदीद दोस्तों का झम घट्ट रहता था, जो उसे बेवकूफ बनाकर उसकी दौलत से खूब ऐश उड़ा रहे थे। रोशन जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि परवेज किसी गहरी सोच में बैठा है। रोशन बोला, मालिक, तभी तो ठीक है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। रोशन बाबा, मैं सोच रहा हूं कि अब्बा जान की छोड़ी हुई दौलत कब तक साथ देगी। अराजा काफी बढ़ गए हैं और मैं अब कोई काम धंधा करने की सोच रहा हूं। काम धंधा करें आपके दुश्मन। मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि दौलत हाथ बांधे आपके दर पर खड़ी होगी। जितना जी चाहे खर्च कीजिएगा, दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्यों भाई, क्या कहीं से खजाना हाथ लग गया है? परवेज ने ताज्जुब से देखते हुए पूछा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको इस कदर दौलत मिल सकती है कि आप उम्र भर मजे से जिंदगी गुजार सकते हैं। खैर, दौलत की बात तो जाने दीजिए, यह तो हाथ का मैल होती है, इधर आई और उधर गई। आपको तो इस मुल्क की बादशाहत भी मिल सकती है। रोशन ने धीरे से कहा, ओ रोशन बाबा, तुमसे कितनी बार कहा है कि भांग मत पया करो, मगर तुम मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। देखो तो कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे हो। जाओ जाकर आराम करो। परवेज ने नरमी से कहा। रोशन हंसने लगा। हंसते हुए बोला, आप मेरी बात नहीं समझे। ना ही मैं नशे में हूं और ना ही आपसे मजाक कर रहा हूं। पहले आप मेरी कहानी सुन लें, फिर जो चाहे कह लीजिएगा। बूढ़े रोशन ने कहना शुरू किया। यह आज से तकरीबन 14 बरस पहले की बात है। उस वक्त मैं बादशाह के महल में माली था। मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे 2 साल का एक बेटा भी था, जो मेरी शादी के 15 साल बाद पैदा हुआ था। मैं बहुत गरीब आदमी था। मुझे बचपन ही से दौलत हासिल करने की ख्वाहिश थी। एक रोज मैंने शाही महल के बाग में बादशाह की बेटी को देखा। वह घास पर घुटनों के बल चलती हुई मेरे करीब आ गई। वह शायद कनीज और मलका की नजरों से बचकर वहां आ गई थी। शहजादी को देखकर मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने सोचा कि अगर बड़े होकर मेरे लड़के की शादी शहजादी से हो जाए
तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इन दोनों की शादी के लिए मुझे कम से कम 18 या 20 साल का इंतजार करना पड़ता, मगर दौलत हासिल करने के लिए इतना तबल इंतजार भी मुझे मंजूर था। मेरा मंसूबा यह था कि मैं नन्ही शहजादी को अगवा करके छुपकर उसकी परवरिश करूंगा, और फिर वह जब बड़ी हो जाएगी तो उससे अपने लड़के की शादी कर दूंगा। शादी के बाद मैं खुद भी यह बात बादशाह को बता देता कि मेरे बेटे की जिस लड़की से शादी हुई वह बादशाह की खोई हुई शहजादी है। जाहिर है, अपनी बिछड़ी हुई बेटी से मिलकर बादशाह बहुत खुश होता और मेरे लड़के को अपना दामाद मान लेता, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वह लड़की मुझसे दूर हो गई। एक बार जंगल के रास्ते में उस शहजादी को लेकर कहीं जा रहा था। डाकुओं ने हमला कर दिया और वह शहजादी को छीन कर ले गए। मेरा तमाम मंसूबा धरे का धरा रह गया। बादशाह के महल से तो नौकरी मैंने पहले ही छोड़ दी थी, लिहाजा मैं कुछ दिनों के बाद आपके अब्बा जान के पास मुलाजिम हो गया। तो क्या शहजादी अब उन्हीं डाकुओं के पास है? परवेज ने बेसब्र से पूछा। मालिक, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। आज मैंने उसी डाकुओं के सरदार के एक साथी को, एक निहायत हसीनो जमील कनीज को हाशिम ताजिर के हाथ बेचते हुए देखा है। मैंने उस डाकू से यह बात उगल वाली थी कि यह वही लड़की है जो उस रोज मुझसे छीनी गई थी। अब मैं यह सोच रहा हूं कि अगर आपकी शादी शहजादी से हो जाए तो आपके तो ऐश हो जाएंगे। बादशाह की कोई दूसरी औलाद भी नहीं है, वह अब बहुत बूढ़ा हो गया है। चंद ही रोज बाद अपना तख्तो ताज भी आपके हवाले कर देगा। परवेज की आंखें चमकने लगीं और वह मुस्कुराने लगा, फिर कुछ सोचकर उदास हो गया। लेकिन रोशन बाबा, हाशिम के कब्जे से शहजाद को किस तरह निकाला जाए, यह तो बड़ी मुश्किल बात है मालिक। जब तक मैं मौजूद हूं, आपको अपने जहन थकाने की क्या जरूरत है। अगर शहजादी को कल ही आपके सामने न लाऊं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। रोशन ने बड़े यकीन से कहा। मगर तुम करोगे क्या? परवेज ने पूछा। रोशन ने इत्मीनान से कहा, वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। रोशन और प्रवेश अपनी बात करके इधर उधर हो गए। दूसरी तरफ आजादी, महापारा शरीफ और हाशिम बाजार में खरीदारी के लिए गए तो उनकी नजरें एक पिंजरे पर जमी हुई थीं, जिसमें एक खूबसूरत रंग बिरंगे परों वाला एक परिंदा कैद था। महापारा के चेहरे पर बेपनाह खुशी के आसार थे। वह पिंजरे में कैद इस रंग बंगे परिंदों को देख रही थी। वह एक गहरी स्याह रंगत का आदमी बेचने के लिए लाया था। महापारा बोली, शरीफ, देखो इसके पर किस कदर हसीन है हाशिम। महापारा को मसर्रत से देख कर लुत्फ अंदोज हो रहा था। उस सियाह फाम आदमी ने जल्दी से कहा, बहुत नायाब चीज है। यह परिंदा आपने आज तक इस परिंदे को कहीं नहीं देखा होगा। इस कीमती परिंदे की कीमत पिंजरे समेत सिर्फ एक अशर्फी है। हाशिम ने उस आदमी को एक अशर्फी दे दी। वह उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। शरीफ ने पिंजरे के अंदर एक उंगली डालकर परिंदे की दुम को पकड़ने की कोशिश की। परिंदे ने उसे देख लिया और बोला, ओए, तुम नहीं पकड़ो वरना काट खाऊंगा शरीफ। मारे हैरत के दम बखुदा तुम बोल भी लेते हो। मैं बोल भी लेता हूं, तुम क्यों जल रही हो? उसका जवाब सुनकर महापारा हंस हंस कर दोहरी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है भाई? शरीफ ने पूछा। मेरा नाम महापारा है, परिंदे ने जवाब दिया। लो बहन, महापारा, ये तो आप ही का हम नाम है। शरीफ और महापारा उससे उटपटांग बातें करने लगे। परिंदों की बातों पर वह दिल खोलकर हंस रहे थे। नाश्ते से फारिग होकर खुर्रम घर से बाहर निकल गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि गुलाम ने वहां आकर हाशिम से कहा, एक बूढ़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है। हाशिम बोला, कौन है? उसे अंदर भेजो। अगर वह भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, और अगर कोई सवाली है तो उसका सवाल पूरा करो, और जो कुछ मांगे उसे दे दो। गुलाम ने जवाब दिया, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैं इस बूढ़े को अंदर भेज देता हूं। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि उसकी मुलाकात आपसे हो जाए। यह कहकर गुलाम वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा वहां पर नमूद हुआ। वह बहुत ही अफसुर्दा उदास नजर आ रहा था। वह आकर हाशिम के कदमों में गिर गया और रोने लगा। हाशिम ने उसे उठाकर अपने बराबर में बिठाया और बड़े ही प्यार भरे अंदाज में बोला, बड़े मियाँ, तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ। अगर तुम्हारी तकलीफ दूर करना मेरे बस में हुई तो मैं उसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वह बूढ़ा अपने आंसू पोंछकर बोला, यह परिंदा जो अब आपके मिल्कियत है मेरे छोटे भाई का था। यह दुनिया का अजीबो गरीब परिंदा है जो इंसानों की तरह बातें करता है। मेरा सबसे छोटा लड़का इस परिंदे से बहुत मानूस था। वह इससे बातें करके अपना जी बहलाया करता था और हर वक्त इस परिंदे को साथ साथ लिए फिरता था। मेरे छोटे भाई के दिल में
न जाने आज क्या समय कि वह इस परिंदे को आपके हाथ फरोख्त कर गया। इस परिंदे की जुदाई में मेरे बेटे ने अपना बुरा हाल कर लिया है। अगर यह परिंदा उसे नहीं मिला तो वह शाम तक रो रो कर मर जाएगा। अभी जब मैं घर से निकला था तो उस पर गशी के दौरे पड़ रहे थे, लिहाजा आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस परिंदे को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं इससे अपने बेटे की जान बचा सकूं। अगर वह मर गया तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। यह कहकर बूढ़ा फिर रोने लगा। हाशिम और महापारा उसकी कहानी सुनकर अफसुर्दा हो गए। हाशिम बोला, बड़े मियाँ, अगर इस परिंदे की बदौलत तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है तो तुम उसे जरूर ले जाओ। बूढ़ा खुश होकर उसे दुआएं देते हुए बोला, खुद आपको हमेशा खुश रखे। मेरे भाई ने मुझे यह भी बताया था कि आपने इस परिंदे के एवज एक अशर्फी उसे दी थी। मैं एक अशर्फी का बंदोबस्त भी करके आया हूं। ये लीजिए। बूढ़े ने अशर्फी निकालकर हाशिम की तरफ बढ़ा दी। हाशिम बोला, इस अशर्फी को अपने पास ही रखो। महापारा उस परिंदे का पिंजरा बूढ़े को देते हुए बोली, बाबा, यह परिंदा इतना प्यारा और ज़हीन है कि इसे अपने आप से जुदा करने को जी नहीं चाहता। अगर आपके लड़के की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं कभी इसे अपने आप से जुदा ना करती। बूढ़े ने खुशी से कांपते हुए हाथों से पिंजरा अपनी गिरफ्त में ले लिया, मगर फिर एकदम उसके चेहरे पर फिक्रमंदी का गुब्बार सा छा गया। हाशिम उसके चेहरे का बगर ले रहा था। उसको फिक्रमंद देखकर इसने हैरत से पूछा, क्या बात है मियाँ? तुम कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो जनाब। मेरे भाई को यकीन था कि आप यह परिंदा मुझे दोबारा नहीं देंगे। अगर अब मैं इसको घर ले गया तो वह यह समझेगा कि मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे आपके घर से चुरा लिया है। वह मुझे हर जगह बदनाम कर देगा। हाशिम बोला, फिर इसका क्या हाल हो सकता है? बूढ़ा कहने लगा, आप मुझे मुंह लिख कर दे कि आपने महापारा को मेरे हवाले कर दिया है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बात मामूली सी थी और फिर वह बूढ़ा इस कदर खुशामद कर रहा था। हाशिम ने कागज पर यह तहरीर लिखकर और अपनी मोहर लगाकर बूढ़े के हवाले कर दी। बूढ़ा खुश खुश वहां से चला गया। हाशिम और महापारा दोनों खुश थे कि उनकी नेकी की वजह से एक बच्चे की जान बच जाएगी, मगर बूढ़े की बातों ने शरीफ को शक में तिला कर दिया था। बूढ़े के रुखसत होते ही वह भी तेजी से अपनी जगह से उठा और बूढ़े के पीछे रवाना हो गया। वह चालाक बूढ़ा रईस ज़ादे परवेज का मुलाजिम रोशन था। उसने कल रात ही को पता चला लिया था कि हाशिम ने जो खूबसूरत कनीज खरीदी है वह असल में शहजादी है। उसका नाम महापारा है। महापारा का नाम मालूम हो जाने के बाद वह परवेज के परिंदे को सारी रात यह बात समझाता रहा कि वह जब हाशिम के घर जाए तो अपना नाम महापारा बताए। इस तरह इसने बड़ी चालाकी से अपने पूरे मंसूबे को तरतीब दिया था। परवेज इसकी अक्लमंदी से बहुत खुश था और इस बात पर फूला नहीं समा रहा था कि चालाक और अया रोशन के मंसूबे की वजह से शहजादी बहुत जल्द उसके कब्जे में होगी। रोशन ने हाशिम की रहमदिली और नेक दिल्ली से पूरा फायदा उठाया था और वह इस कागज के टुकड़े को मजबूती से मुट्ठी में दबाए तेजी से परवेज के मकान की तरफ जा रहा था, जिसमें हाशिम ने लिखा था कि वह महापारा को रोशन के हवाले कर रहा है। रोशन इस बात से बेखबर था कि शरीफ इसके पीछे साए की तरह लगा हुआ है। क्योंकि शरीफ इसकी बातों से खटक गया था, इसलिए उसने सोच लिया था कि वह हर हाल में बूढ़े की असलियत जानकर दम लेगा। रोशन थोड़ी ही देर में परवेज के घर में दाखिल हो गया। शरीफ भी छुपता छुपा था, उसके घर में दाखिल हुआ। इसने रोशन को एक कमरे में दाखिल होते देख लिया था। वह घूमकर उस कमरे की पुछ पर आया और वहां पर एक खिड़की खुली देखकर खुश हो गया। इसने थोड़ी सी गर्दन ऊंची करके कमरे में झांका। उसे परवेज और रोशन नजर आए। वह खिड़की के नजदीक ही छुपकर बैठ गया। अब शरीफ इनकी शक्ल तो नहीं देख सकता था, मगर उनकी बातें जरूर सुन सकता था। रोशन परवेज से कह रहा था, मैंने उस हाशिम को आसानी से बेवकूफ बना लिया है। इसने अपनी मोहर लगाकर यह तहरीर मेरे हवाले कर दी है। अब मैं शहजादी महापारा का मालिक हूं। शहजादी महापारा। शरीफ ने हैरत से सोचा, तो क्या बहन महापारा शहजादी है? फिर जब परवेज की आवाज उसके कानों में आई तो वह ख्यालात को अपने जहन से झटक कर दोबारा इनकी तरह मतवल हो गया। परवेज कह रहा था, रोशन बाबा, वाकई तुम बहुत अक्लमंद शख्स हो। मैंने हमेशा तुम्हारी जन्नत की कदर की है। मुझे शहजादी से शादी कर लेने दो। फिर बादशाह जैसे ही मुझे अपना तख्तो-ताज सौंपेगा, मैं तुम्हें अपना वजीर बना लूंगा। वजीर? रोशन खुशी से चिल्लाया, आप बादशाह होंगे और मैं वजीर। हम अपने मुल्क को खुराक के मामले में खुद कफील बनाएंगे। परवेज इसकी बात काट कर और बोला, ये तो सब बात की बातें हैं।
अब से चंद लम्हों के बाद मैं हाशिम के पास जाऊंगा और मुतालबा करूंगा कि वह महापारा को मेरे हवाले कर दे। अगर इसने छूछा की तो फिर मैं इस मामले को काजी के पास ले जाऊंगा, और यह बात तो यकीनी है कि काजी हमारी बात पर यकीन करके हमारे ही हक में फैसला देगा। उसे हाशिम वाली कहानी पर जरा भी यकीन नहीं आएगा। रोशन ने फिक्रमंदी से कहा, सब काम तो ठीक हो जाएंगे, मगर मुझे इस बोलने वाले परिंदे की तरफ से खटका लगा हुआ है। इसने मेरी रात वाली कहानी भी सुन ली है। कहीं ऐसा ना हो कि यह किसी के सामने अपनी जुबान खोलकर हमारी गर्दन फंसवाल सही कह रहे हो। रोशन बाबा, ये परिंदा तो वाकई हमारे लिए दुश्वारियां पैदा कर सकता है। रोशन ने मशवरा दिया, मेरा तो ख्याल है कि इसका खत्मा कर दे, मगर यह परिंदा तो मैंने काफी दौलत खर्च करके हासिल किया था। परवेज ने घबराकर जवाब दिया, मालिक, दौलत तो और भी हाथ आ जाएगी। चंद दिनों के बाद आप बादशाह के खजाने के मालिक होंगे, लिहाजा दौलत की तो फिक्र छोड़ दें। वैसे अगर आपका दिल इसे खत्म करने के लिए नहीं मानता तो जाने दें। बादशाह के खजाने ने परवेज की राल टपका दी थी। वह जल्दी से बोला, इस परिंदे को खत्म करना ही हमारे हक में बेहतर होगा। अगर इसने कभी काजी के सामने कुछ बक दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूं, तुम इसको ठिकाने लगाकर बाग में कहीं दबा दो प्यारे। परवेज, मुझसे मेरी जिंदगी मत छीन, मैं हरगिज तुम्हारे राजों को किसी के सामने बयान नहीं करूंगा। परिंदा, जो इनकी बातें सुन रहा था, खुशा आमदा आना अंदाज में बोला, मगर परवेज ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कमरे से निकल गया। रोशन बोला, परिंदे मियाँ, मैं जरा जाकर छुरी तेज कर लूं, फिर तुम्हारा गला काटकर तुम्हें बाग में दबाकर तुम्हारी कब्र पर गुलाब के फूल डालूंगा। यह कहकर रोशन भी कमरे से बाहर चला गया। परिंदा दहशत के मारे पिंजरे में फड़फड़ाने लगा। शरीफ समझ गया था कि परिंदा इन दोनों की तमाम करतूतों से वाकिफ है। वह जल्दी से खिड़की में से कूदकर अंदर गया और पिंजरे को लेकर उसी तेजी के साथ दोबारा बाहर आ गया। फिर इसने बाग की छोटी दीवार को एक ही जिसमें अब्बू किया और तेजी से एक सिमत को दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद जब रोशन छुरी लेकर कमरे में आया तो यह देखकर परेशान हो गया कि परिंदा वहां मौजूद नहीं था। उसने परवेज के परिंदे की गुमशुदगी की इत्तला दी, मगर परवेज ने इस पर कोई घबराहट जाहिर नहीं की। उधर शरीफ बोलते परिंदे को अपने साथ लिए हुए एक वीराने में पहुंच गया। इतनी देर तक दौड़ते रहने की वजह से उसका सांस फूल गया था। उसने परिंदे का पिंजरा एक तरफ जमीन पर रख दिया और खुद भी उसी के पास बैठकर जोर जोर से हाँफ लगा। परिंदे ने इसको बड़ी मोहब्बत से देखा और बोला, तुमने इन जालिमों से निजात दिलाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर याद रखूंगा। चलो, शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। मैं इस मक्कार बूढ़े को अच्छी तरह जानता हूं, वरना छुरी तो वह तुम्हारे पेट में भी उतारता। थोड़ी देर के बाद शरीफ बोला, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम जानते हो बहन महापारा इस मुल्क के बादशाह की बेटी है। परिंदे ने इसकी बात काट कर कहा, हाँ, मैं जानता हूं। बूढ़े रोशन ने शहजादी को उस वक्त अगवा कर लिया था जब वह 1-1.5 साल की थी, और वह चाहता था कि जब शहजादी बड़ी हो जाए तो उसकी शादी अपने बेटे से कर दे, ताकि वही बाद में इस मुल्क का बादशाह बन जाए। मगर इसके बुरे इरादों की वजह से उसके मंसूबे को खाक में मिल गए। उसके बीवी और बच्चा दोनों उसकी बेवकूफ़ी से मर गए थे और शहजादी को डाकू ले गए थे। अब वह उसकी शादी अपने मालिक परवेज से कराना चाहता है, ताकि उसके सिले में उसे भी कुछ दौलत मिल जाए। वैसे परवेज ने उससे वादा कर रखा है कि वह बादशाह बन जाने के बाद उसे अपना वजीर बना लेगा। परिंदे की बात सुनकर शरीफ ने कहा, वह दोनों बहुत ही मक्कार शख्स हैं। मैं अभी बादशाह के पास जाता हूं। अच्छे परिंदे, क्या तुम ये सब बातें बादशाह के सामने दोहरा दोगे? मुझे नहीं पता था कि रोशन इतना जालिम होगा। एक छोटी बच्ची को उसके माँ बाप से दूर कर देगा। ऐसे काम करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुझे परवेज और रोशन के सुलूक ने बहुत दुख पहुंचाया है। तुम ना होते तो रोशन अब तक मुझे मार चुका होता। तुमने ही मुझे उसके चंगुल से आज़ादी दिलाई है। अब मैं तुम्हारी मिल्कियत में हूं। तुम जो कुछ भी कहोगे मुझे मंजूर होगा। शरीफ इसकी बात सुनकर खुश हो गया और मुस्कुराने लगा और चल चलते बादशाह के महल तक पहुंच गया और सारी बात बादशाह को बता दी। बादशाह की आंखों से शोले निकलने लगे। शरीफ ने उसे पूरी कहानी सुना दी। बादशाह ने निहायत गजब लहजे में कहा, हम इस नाब का माली रोशन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें और हमारी मलका को अपनी शहजादी से इतने अरसे तक दूर रहना पड़ा और हमारी प्यारी बेटी को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। गुमशुदा शहजादी के मिल जाने की खबर सुनकर
मलका की अजीब सी हालत हो गई थी। वह कभी हंसने लगती और कभी रोने लगती। बादशाह ने उसे दिलासा दिया और फिर हाशिम के घर की तरफ चलने की तैयारी करने लगा। शहजादी से मिलने की उससे भी बेहद खुशी थी। वह इस नन्हे लड़के शरीफ का बेहद एहसानमंद था, जिसकी जानत की वजह से बादशाह को हकीकत का इल्म हो गया था। थोड़ी देर बाद वह कपड़े वगैरह पहनकर तैयार हो गया। इसने अपने साथ 8 सिपाहियों को एक दस्ता लिया और फिर शरीफ को साथ लेकर महल से रवाना हो गया। शहजादी के मिलने की खबर दूसरों को नहीं बताई गई थी, क्योंकि फिर यह खबर जंगल की आग की तरह एक लम्हे में पूरे शहर में फैल जाती और रोशन और परवेज होशियार हो जाते। कुछ ही देर बाद वह लोग हाशिम के मकान पर पहुंच गए। वहां पर लोगों का जमघट्ट लगा हुआ था। अपने बादशाह को देखकर तमाम लोग एक तरफ को हट गए। हाशिम और इसका बेटा खुर्रम भी वहीं थे और उनके सामने रोशन और परवेज खड़े थे। हाशिम और खुर्रम शरीफ को बादशाह के साथ देखकर हैरत अज़दा रह गए। शरीफ ने चिल्लाकर कहा, जहां पना ये रहा, रोशन और ये रहा, परवेज, इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। बादशाह ने सिपाही को इशारा किया और सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़ लिया। बादशाह ने हाशिम से कहा, ये दोनों महापारा को लेने के लिए आए होंगे। इस बहादुर बच्चे ने हमें सब कुछ बता दिया है। हाशिम ने सर हिलाकर कहा, जी हां जनाब, यह बूढ़ा तो बहुत ही खतरनाक और चालाक शख्स है। उसने अपने ही एक आदमी के हाथ मेरे पास एक बोलने वाला परिंदा भेजा था। फिर इसके जाने के बाद यह खुद मेरे पास आया। इसने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि अगर यह परिंदा ना मिला तो उसका बेटा मर जाएगा। फिर जब मैंने उसे यह परिंदा दे दिया तो इसने बहाने से मुझसे कागज पर तहरीर लिखवा ली कि महापारा को मैंने उसके हवाले कर दिया है। महापारा इस परिंदे का भी नाम था। अब ये दोनों मेरे पास आए हैं और मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं उन्हें अपनी होने वाली बहू महापारा को इनके हवाले कर दूं। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, इन दोनों को ले जाकर जेल में बंद कर दो। फिर वह हाशिम के साथ उसके मकान में दाखिल हो गया। हाशिम ने उसे बड़ी इज्जत से बिठाया। बादशाह बोला, हाशिम, तुम शायद अभी तक इस बात से बेखबर हो, यह महापारा हमारी गुमशुदा बेटी है। बादशाह की बात ने हाशिम के साथ ही खुर्रम को भी चौंका दिया। वो दोनों हैरत से बादशाह का मुंह तकने लगे। शरीफ इनकी हरत देखकर मुस्कुरा रहा था। बादशाह बोला, उस राज्य का खोज लगाने का सेहरा शरीफ के सर है। इसने एक छोटा सा लड़का होने के बावजूद अपनी हिम्मत और बहादुरी से रोशन और परवेज के मंसूबे को खाक में मिला दिया। हम अपनी शहजादी को देखना चाहते हैं। वह कहाँ है? शरीफ दौड़कर महापारा को बुला लाया। बादशाह ने महापारा का हाथ पकड़कर एक नजर उसकी कलाई पर डाली, जहां छोटी सी शाही मोहर सबद थी। वह पहचान गया कि महापारा ही इसकी गुमशुदा बेटी है। शाही दस्तूर के मुताबिक यह मोहर उसकी पैदाइश के वक्त उसकी कलाई पर सबद की गई थी। इसने अपनी बेटी के सर पर शफकत से हाथ फेरा। महापारा को तो सारे किस्से का कुछ भी पता न था। वह हैरानी से बादशाह को देख रही थी। शरीफ ने आगे बढ़कर कहा, महापारा बहन, बादशाह सलामत, आपके अब्बा जान हैं। शरीफ की यह बात सुनकर कर महापारा बाप से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। बादशाह की आंखों में भी आंसू आ गए। शरीफ ने अहित की से खुर्रम से पूछा, खुर्रम भाई, बादशाह सलामत और बहन महापारा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? खुर्रम ने भी धीरे से कहा, ये खुशी के आंसू हैं। खुदा का शुक्र है कि महापारा को उसके मां बाप मिल गए। फिर बादशाह इन लोगों में कुछ देर बैठने के बाद शहजादी महापारा को लेकर अपने महल की तरफ रवाना हो गया। शहजादी के मिल जाने की खुशी में अगले रोज बादशाह ने शरीफ, हाशिम और खुर्रम को महल में खाने पर बुलाया। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जा रही थीं और सब लोग बेहद खुश थे। हाशिम, खुर्रम और शरीफ महल पहुंचे तो उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। आतिशबाजी छोड़ी गई। उन पर सोने चांदी के सिक्के निछावर किए गए। अंदर हॉल में पहुंचे तो महापारा अपनी मां के गले में बाएं डाले बैठी थी। हाशिम, खुर्रम और शरीफ को देखकर वह तेजी से अपनी जगह से उठी और तीनों को साथ लेकर मलका के पास आई और उनसे उनका तारुफ कराया। शरीफ को देखकर तो बहुत ही खुश हुई। इसने गले से लगाकर प्यार किया। बादशाह बोला, शरीफ ने हमारी बिछ दी हुई शहजादी को हमसे मिलाने के सिलसिले में एक अहम किरदार अदा किया है। हम उससे बहुत खुश हैं। उसके इस कारनामे के सिले में उसे 5 लाख अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। बादशाह का इनाम सुनकर उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नजर नहीं आई। उस चीज को बादशाह ने भी महसूस कर लिया। वह हैरत से बोला, भाई शरीफ,
क्या तुम्हें हमारे इनाम से खुशी नहीं हुई? अगर यह इनाम थोड़ा है तो हम इसे और बढ़ा दें। तो शरीफ कहने लगा, आपका इनाम तो बहुत बड़ा है और इसी बहुत सारे इनाम ने मुझे फिक्रमंद कर दिया है कि इसे मैं अपने साथ कैसे घर ले जाऊंगा। मैं तो आपके पड़ोसी मुल्क में रहता हूं। इतनी सारी अशरफियां ना तो मैं उठा सकता हूं और ना ही मेरा चुनकी। आप इनाम की असरफां कम करके 5 अशरफियां कर दें तो नवाजिश होगी। शरीफ की मासूमियत पर सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। बादशाह हंसते हुए बोला, तुम इसकी फिक्र मत करो, हम इसका भी बंदोबस्त कर देंगे। फिर बादशाह ने हाशिम से कहा, हाशिम, तुम एक बहुत ही नेक इंसान हो। हम तुम्हारी शराफत से बेहद मुतासिर हुए हैं। तुमने हमारी बेटी को 1 लाख अशरफियां एवज महज इसलिए खरीदा था कि उसको अपनी बहू बना सको। हम तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। शहजादी और खुर्रम की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। बादशाह के इस फैसले से खुर्रम की खुशी देखने वाली थी और महापारा भी वहीं बैठी थी। उसने शर्मा करर सर झुका लिया और मुस्कुराने लगी। बेटी की खुशी देखकर मलका भी खुशी से निहाल हुए जा रही थी। उसने शहजादी महापारा को मोहब्बत से गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद वह सब लोग वहां से रुखसत हो गए। शरीफ वहां पर 4-5 दिन और रहा। उस अरसे में महापारा और खुर्रम की शादी भी हो गई। शरीफ को अपने घर की याद सताने लगी, इसीलिए वह अपने घर जाने की जिद करने लगा। आखिर एक रोज खुर्रम ने उसे अपने साथ लिया और उसके मुल्क की तरफ रवाना हो गया। चुनकी भी उनके साथ साथ आ रहा था। बादशाह की तरफ से मिलने वाली 5 लाख अशरफियां का खजाना भी 50 सिपाहियों की निगरानी में उनके साथ जा रहा था। जब शरीफ अपने घर पहुंचा तो उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हुए। अजीज भी अपने भाई को हैरत और खुशी भरी नजरों से देख रहा था। वो लोग खुर्रम और इतने सारे सिपाहियों को देखकर हैरान हो गए, मगर शरीफ ने जब इनके सामने पूरी कहानी सुनाई तो उनकी हैरानी दूर हो गई। 5 लाख अशरफियां देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शरीफ का बाप तंदुरुस्त हो गया। उसने जल्दी जल्दी सिपाहियों और खुर्रम को ठहरा राणे का इंतजाम किया और उसकी मां उनके लिए खाने का बंदोबस्त करने लगी। अजीज चुनकी को दोबारा अपने घर में देखकर बहुत खुश था। उसी खुशी में उसे टहला के लिए बाहर मैदान में चला गया। खुर्रम ने शरीफ से कहा, तुम्हारी अम्मी खाने का इंतजाम कर रही हैं, क्यों ना हम जाकर मंगू डाकू के ठिकाने पर हल्ला बोल दें। शरीफ को भी यह तजवीज पसंद आई। उन्होंने सिपाहियों को साथ लिया और फिर वह लोग मंगू डाकू के ठिकाने की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर खुर्रम की हिदायत पर सिपाही अपनी तलवारें निकालकर बाग के बड़े बड़े दरख्तों के पीछे छुप गए। मंगू डाकू अपने ही मकान में था। इसने अपने आप को खुश्क मिर्च का ताजिर मशहूर कर रखा था, जिसकी वजह से लोग एक ईमानदार ताजिर समझकर उसकी इज्जत करते थे, मगर वह रातों को डाके डालता था। शरीफ ने दरवाजे पर दस्तक दी। मंगू डाकू ने ही दरवाजा खोला। शरीफ को देखकर वह लम्हा भर को हैरान रह गया, मगर फिर यह गुस्से से बोला, अबे वो मुर्गी के अंडे, तुझे तो महापारा के साथ ही फरोख्त कर दिया था। तू यहां कहां से आ गया? यही मंगू डाकू है। शरीफ ने खुर्रम से कहा। खुर्रम ने झपट कर तलवार निकाली और बोला, मंगू डाकू, अगर खैरियत चाहता है तो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो खुश्क मिर्च का व्यापारी हूं। मंगू डाकू ने मक्कारी से मुस्कुराकर कहा। मंगू डाकू, तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। जिस लड़की की तू बात कर रहा था वह अब मेरी बीवी है। तूने उसको बहुत सी तकलीफें दी थीं। अब मैं तुझसे बदला लेने आ गया हूं। यह कहकर खुर्रम ने सिपाहियों को दरख्तों के पीछे से निकलने का इशारा कर दिया। तमाम सिपाही तलवारें सोत कर इसके घर में घुस गए और उसके साथियों से मुकाबला करने लगे। कुछ डाकू मर गए, बाकियों ने हथियार फेंककर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। सिपाहियों ने उन सब के हाथ पांव बांधे और फिर उन्हें कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी। खुर्रम ने सिपाहियों से कहा कि वह सुबह तक वहीं ठहरकर बारी बारी इन डाकुओं की निगरानी करें। खुर्रम ने वह रात शरीफ के घर में बसर की और अगले रोज वह अपने सिपाहियों के साथ अपने मुल्क को रवाना हो गया। गिरफ्तार डाकुओं को उन्होंने रस्सियों से बांधकर अपने साथ आई हुई बियों में डाल दिया था। खुर्रम और सिपाहियों को रुखसत करके शरीफ अपने घर में चला गया। शहर सोना चांदी से वो एक थैला भी अपने साथ लाया था। इस थैले को उठाकर वह अपनी चुनकी पर सवार हुआ और एक तरफ को चल दिया। जानवरों की मंडी के करीब वाली सराय के करीब इसने चुनकी को रुकने का इशारा किया और चुनकी पर से उतरकर सराय के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजे में सराय का मुलाजिम खालिद खड़ा था। उसे देखकर शरीफ बोला, लो भाई, अपनी अंजीर संभालो। खालिद ने अंजीर का थैला ले लिया
और बोला, तुम तो बहुत ही ईमानदार लड़के दिखाई देते हो। मैं तो समझ रहा था कि मेरी अशर्फी लेकर तुम तो रफू चक्कर हो चुके हो। नहीं, अशर्फी भी संभालो। शरीफ ने एक अशर्फी उसे देते हुए कहा, यह अंजीर तो मैंने खुर्रम भाई के बाग से तोड़ी थी, फिर मैं इनका मुआवजा कैसे लूं? खालिद इसकी ईमानदारी से बहुत खुश था। शरीफ वहां ज्यादा देर नहीं रुका और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। इन लोगों के दिन फिर गए थे। शरीफ के बाप ने रहने के लिए अजीम आलीशान घर तामीर करवा लिया और कपड़े की तिजारत करने लगा। शरीफ और अजीज उस काम में उसका हाथ बटा थे। शरीफ के पास अब भी चुनकी मौजूद है। अगर देखा जाए तो इस घोड़े की वजह से उनकी जिंदगी बदली थी। शरीफ का दिल जब कभी महापारा और खुर्रम से मिलने के लिए चाहता तो वह अपनी तेज रफ्तार चुनकी पर सवार होकर उनसे मिलने चला जाता। उसने बाद में बोलने वाले परिंदे को भी आज़ाद कर दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।